नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज 2 दिनों के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। 2 दिनों के दौरान जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वो अपनी इस पहली राजनयिक यात्रा के दौरान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी $42 बिलियन के निवेश की योजना की भी घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनके द्वारा लगभग 300 बिलियन येन के कर्ज को भी मंजूरी देने की उम्मीद है और कार्बन कटौती से संबंधित ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। बता दें, इससे पहले भारत जापान के बीच शिखर बैठक साल 2018 में टोक्यो में आयोजित हुई थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज कहा कि शिक्षा के भगवाकरण में बुराई क्या है। उन्होंने हरिद्वार में एक कार्यक्रम में अपनी मातृभाषा पर खास जोर दिया। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम पर शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप है, लेकिन फिर भगवा में क्या गलत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित दर्शन है, भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश को लोगों से अपनी गुलामी वाली मानसिकता छोड़ने और अपनी पहचान पर गर्व करने सीखने को कहा। उन्होंने शिक्षा की मैकाले प्रणाली को पूरी तरह से खारिज करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसने देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में एक विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी को थोप दिया और शिक्षा को कुलीन वर्ग तक सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि सदियों की गुलामी वाले शासन ने हमें खुद को एक निम्न जाति के रूप में देखना सिखाया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी गुलामी वाली मानसिकता को त्यागना चाहिए और अपने बच्चों को उनकी भारतीय पहचान पर गर्व करना सिखाना चाहिए। हमें जितनी भी भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, संभव है। हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम जरूर करना चाहिए। दुनिया के खुशहाल देशों की रिपोर्ट जारी हो गई है। इसमें फिनलैंड लगातार फिर टॉप पर है। ऐसा पिछले 5 साल से हो रहा है जब फिनलैंड जैसा छोटा सा देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में नंबर 1 पर है। भारत ने भी अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार किया। पिछले साल के 139वें नंबर से 3 स्थान की छलांग लगाकर भारत 136वें पायदान पर पहुंच गया। हालांकि पड़ोसी पाकिस्तान 121वें नंबर पर है। वो पिछले साल भी इसी नंबर पर था। 2022 की सूची के मुताबिक अमेरिका 16वें और ब्रिटेन 70वें नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक डेनमार्क दूसरे नंबर पर सबसे खुशहाल देश के रूप में है। दूसरी ओर अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे बदहाल देश के रूप में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश के बस्ती से सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव पर गंभीर आरोप लगा है। विधायक पर बहादुरपुर के ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी और 4 बच्चों को 4-5 महीने से बंधक बनाकर रखने का आरोप है। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख व उनके परिवार को विधायक के चंगुल से छुड़ाया है। विधायक के खिलाफ कलवारी थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। खबरों के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख राम कुमार पंचायत चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन कुछ समय बाद वो विधायक महेंद्र नाथ यादव के साथ आ गए थे और उन्होंने सपा की सदस्यता भी ले ली थी। तभी से राजकुमार को बीजेपी के नेता ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। एबीपी न्यूज के मुताबिक राम कुमार ने किसी तरह मोबाइल हासिल किया और 17 मार्च की रात को अपने साले ओम प्रकाश को फोन किया, जिसके बाद कलवारी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस विधायक के घर पहुंची और ब्लॉक प्रमुख को शिकंजे से छुड़वाया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज शपथ लेने के बाद अपनी पहली बैठक में पंजाब कैबिनेट ने राज्य के विभागों, बोर्डों और निगमों में 25,000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी दे दी है, जिसमें पंजाब पुलिस विभाग में 10,000 रिक्तियां और अन्य सरकारी विभागों में 15,000 रिक्तियां शामिल हैं। शनिवार को ही चंडीगढ़ में भाजपा कैबिनेट में एक महिला विधायक समेत 10 विधायकों को शामिल किया गया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 10 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन सभी ने पंजाबी में शपथ ली। एआईएमआईएम की ओर से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन की इच्छा जताने पर शिवसेना ने उसे जोरदार जवाब दिया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने गठबंधन की बात को सामने रखा था। जलील ने कहा था कि एआईएमआईएम के साथ महाविकास अघाड़ी के गठबंधन से बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक मराठी न्यूज़ चैनल के साथ बातचीत में कहा था कि शिवसेना बीजेपी को अकेले दम पर नहीं हरा सकती है, इसलिए उसे कांग्रेस और एनसीपी की मदद की जरूरत पड़ी। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि महाविकास अघाड़ी के ऑटो रिक्शा में एक और पहिया जुड़ जाए तो ये एक आरामदायक कार बन सकती है। उनके बयान पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार में सिर्फ 3 ही दल रहेंगे और चौथा दल उसमें नहीं आएगा। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो सकता और ये सोचना भी गलत है कि हमारा एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन होगा। राउत ने कहा कि एआईएमआईएम का बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन है और ऐसे में हम उन्हें दूर से ही नमस्कार करते हैं। उन्होंने कहा यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया।
वहीं इस मामले में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वैसे भी ये सारे दल एक ही हैं और अगर एआईएमएम का महाविकास अघाड़ी के दलों के साथ जुड़ना हो जाता है तो बीजेपी को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को भारतीय नागरिकों पर टैक्स बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने गरीबों और मध्यम वर्ग को कुचल दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। वो वजह हैं कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि की आशंका और कोरोना की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को एक्शन में आने और लोगों की सुरक्षा करने के लिए कहा है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर क्या फिर से एनडीए में लौट सकते हैं? विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ये चर्चा जोरों पर है कि भाजपा उनके संपर्क में है। अगर राजभर एनडीए में लौटते हैं तो ये सपा गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी कि ओम प्रकाश राजभर उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन राजभर सपा के साथ चले गए। चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को बड़ी जीत मिली और सपा गठबंधन काफ़ी पीछे रह गया। हालांकि सपा ने अपने 2017 के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया। इंडिया टुडे के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर की शुक्रवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के आला नेता सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान से 1 घंटे तक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की चर्चाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में खासी सियासी हलचल है और कहा जा रहा है कि एनडीए में वापस लौटने की सूरत में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात के लिए एक रूसी तेल कंपनी के साथ एक अनुबंध कर लिया है। सूत्रों ने कहा है ये एक कंपनी से कंपनी का सौदा है। बता दें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की ऊंची कीमतों को देखते हुए रूस के साथ भारत का सौदा अच्छी शर्तों पर बताया जा रहा है, क्योंकि रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण वो तेल को सस्ती कीमतों में देने को तैयार है। हालांकि रूस के साथ तेल की डील से अमेरिका समेत देशों ने भारत को बचने को कहा है। कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने यूएपीए के तहत लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और घोषित आतंकवादी हाफिज सईद, हिजबुल प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन, यासीन मलिक और शब्बीर शाह समेत पाकिस्तान के कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। इस सूची में मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह बटाली, बिट्टा कराटे, आफ्ताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईब खान, बशीर अहमद भट्ट और पीर सैफुल्ला और कई अन्य नेता शामिल हैं। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों ने टेरर फंडिंग के लिए पैसा भेजा था और यहां तक कि राजनयिक मिशन का इस्तेमाल इस डिजाइन को पूरा करने के लिए किया गया था। टेरर फंडिंग के लिए पैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और आरोपी हाफिज सईद ने भेजे थे। अदालत ने कहा कि बहस के दौरान एक भी आरोपी ने यह दलील नहीं दी कि व्यक्तिगत रूप से उनकी कोई अलगाववादी विचारधारा या एजेंडा नहीं है, या उन्होंने अलगाव के लिए काम नहीं किया है, या तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग करने की वकालत नहीं की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त पूरा हो चुका है और ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध जल्दी थमने वाला है। वहीं युद्ध में पहली बार अब रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। इससे पहले रूस ने इस तरह के मारक हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में नहीं किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेन के शहरों में रूस की एयर स्ट्राइक के बाद भयंकर तबाही हुई है। इसमें मारिउपोल के रिहायशी इलाकों और दुकानों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है और ऐसा करना युद्ध अपराध है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वहां यूक्रेन की सेना की मिसाइलें और हवाई हथियार रखे हुए थे। बता दें हाइपरसोनिक मिसाइलें अति उन्नत मिसाइलें होती हैं जो ऊपरी वातावरण में यात्रा करती हैं। इस तरह की क्रूज मिसाइलें ध्वनि से 5 गुना तेज गति से चलती हैं। रूस के लगातार हमलों के कारण यूक्रेन में तबाही का मंजर है और उसके कई शहर खाक होते जा रहे हैं। अब तक इस युद्ध में 112 बच्चों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा यह युद्ध 40 लाख लोगों को भयंकर गरीबी की ओर धकेल सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।